हेलो स्टूडेंट, आओ आज हम लोग फैक्टराइजेशन पढ़ते हैं। देखा गया है ना कि बहुत बच्चों में ये एक समस्या बना रहता है कि फैक्टर कैसे करें। बहुत बच्चे फैक्टराइजेशन से भागते भी हैं। तो भागने का वजह ये है ना कि इसको जिस तरह से पढ़ना चाहिए वैसे हम पढ़े नहीं रहते हैं। लेकिन अगर ये वीडियो आप ठीक से देखोगे तो इसके वजह से फैक्टराइजेशन से भागना बंद कर दोगे, फैक्टराइजेशन के साथ खेलना शुरू कर दोगे। तो देखें हम लोग फैक्टराइजेशन में क्या टफनेस और क्या ईजीनेस है, समझें अच्छे से कि फैक्टराइजेशन कैसे होता है। वैसे तो ठीक ठाक ये टॉपिक है, वाकई में थोड़ा अगर कोई नहीं पढ़ता है तो कठिन है, लेकिन अगर हम समझेंगे चीज़ों को ढंग से तो फिर हम बड़े आसानी से फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन को लगा सकते हैं। ओके, आओ देखते हैं क्या क्या है इसमें, थोड़ा अच्छे से ध्यान से देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये समझें कि फैक्टराइजेशन होता क्या है, ठीक है। जैसे देखो यहां जो है कोई नंबर लिखा हुआ है 12, ओके, और 12 को हम इस तरह से लिखते हैं अगर 2 × 2 × 3, तो 2 2 जा 4 3 जा 12। तो 12 को हमने कौन से फॉर्म में लिख दिया? मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में लिख दिया, मतलब नंबर्स के मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख दिया। तो ये जो मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में लिखना है ना किसी नंबर को, यही इस नंबर का क्या कहलाता है? फैक्टराइजेशन, ठीक है। जैसे 6 है, 6 को क्या लिख सकते हो? 2 × 3। तो ये 6 को हमने मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में लिखा है। तो मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में लिखना ही क्या कहलाता है? फैक्टराइजेशन कहलाता है। और 2 और 3 इसके क्या है? फैक्टर्स हैं, ठीक है। 2 और 3 जो है ये फैक्टर, किसके फैक्टर हैं? 6 के। और फैक्टराइजेशन क्या है? तो फैक्टराइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ नंबर इन मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म, ठीक है। किसी नंबर को मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में लिखने के प्रोसेस को फैक्टराइजेशन कहते हैं, ओके। और फैक्टराइजेशन करते समय जो नंबर प्राप्त होते हैं वो फैक्टर कहलाते हैं। तो अब देखो यहां तो फैक्टराइजेशन बड़ा इजी है, हम क्यों परेशान है इसके लिए। 12 का देखो आसानी से कर दिए, 6 का आसानी से कर दिए। तो जो फैक्टराइजेशन, अच्छा ये कौन से नंबर है? कांस्टेंट नंबर है। कांस्टेंट नंबर के फैक्टराइजेशन बड़ा आसान है। किसी भी बड़े से बड़े नंबर का फैक्टराइजेशन हम आसानी से कर सकते हैं। जैसे मान लो तुमको 1276 का फैक्टराइजेशन करना है, तो आप इसको जैसे डिवीजन मेथड अपनाते हैं ना, डिवीजन मेथड से इसका फैक्टर निकाल के इसका फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो कांस्टेंट का फैक्टराइजेशन करना प्रॉब्लमेटिक नहीं है। कांस्टेंट का तो हम जैसे छोटे छोटे नंबर रहते तो ओरली कर लेंगे, कोई बड़ा नंबर है तो डिवीजन मेथड अप्लाई करके फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। कांस्टेंट का फैक्टराइजेशन क्या होता है? इजी होता है। छोटे नंबर का है तो ओरली हम कर लेंगे, बड़े नंबर का है तो हम उसको डिवीजन मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो 126 का फैक्टराइजेशन करना है, तो पहले देखिए कौन से छोटे नंबर से कटेगा, तो ये हो जाएगा 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, ठीक है। 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। फिर देखेंगे ये 2 से कट, तो 2 से नहीं कटेगा, ये किससे कटेगा? 3 से कटेगा, तो 3 से कैंसिल करो, तो ये आएगा 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। फिर 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 7 जा 21। अब ये फिर किससे कैंसिल होगा? 7 से। तो इस तरह से 126 का हम फैक्टर कर लिए 2 × 3 × 3 × 7। तो छोटा नंबर है तो ओरली फैक्टर कर लेंगे, बड़ा नंबर है तो नहीं ओरली कर पाएंगे, तो ऐसे डिवीजन करके देख लेंगे, लेकिन फैक्टर हो जाएगा अल्टीमेटली। प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम हमको वहां होती है जहां बड़े नंबर होते हैं फैक्टराइजेशन के लिए, और वो बड़े नंबर कौन से फॉर्म में हो? कांस्टेंट के फॉर्म में ना हो, वेरिएबल के फॉर्म में हो। अब x क्या है? वेरिएबल। इसका भी फैक्टर आसान है, फैक्टराइजेशन 1 × x हो जाएगा। x स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? x × x हो जाएगा। x स्क्वायर y है तो x × y। तो कहां दिक्कत हो रही है? तो फैक्टराइजेशन में कहां प्रॉब्लम आती है? फैक्टराइजेशन में प्रॉब्लम आती है जब हम वेरिएबल्स का फैक्टराइजेशन करते हैं, और वेरिएबल्स में भी ये वेरिएबल क्या हो? हाँ, ये वेरिएबल कोई सिंगल वेरिएबल नहीं, एक से अधिक वेरिएबल हो, मतलब वो कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, ठीक है, या पॉलिनोमियल हो, और वो भी जैसे मोनो टर्म का अगर होगा, मोनो टर्म ने एक टर्म, तो एक टर्म जैसे मान लो एक्स वाई, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। तो इसका फैक्टर करना आसान नहीं है, तो इसका तो बड़े आसानी से कर लेंगे x × y। लेकिन जब ये बाइनोमियल बनेगा, जैसे मान लो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया, या x + 2xy हो गया, या ट्राइनोमियल बना लिया x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, तो जैसे जैसे टर्म की संख्या बढ़ती चली जाएगी। मतलब प्रॉब्लम क्या है? सिंगल वेरिएबल या कांस्टेंट के फैक्टर में प्रॉब्लम नहीं है। कांस्टेंट किसमें? पॉलिनोमियल के फैक्टर। पॉलिनोमियल मतलब जिसमें
और वो भी पॉलिनोमियल कौन सा, सिंगल टर्म वाले भी, ये भी पॉलिनोमियल ही है, ये भी पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल है। तो सिंगल टर्म वाले पॉलिनोमियल के फैक्टर में प्रॉब्लम नहीं आती है। फैक्टर करने में वहां प्रॉब्लम आती है जहां टर्म की संख्या बढ़ती है। जैसे वो बाइनोमियल होगा, बाइनोमियल में जैसे मोनोमियल बड़े आसानी से कर लेंगे, बाइनोमियल होगा थोड़ा सा टफ हो जाएगा, ट्राइनोमियल और टफ हो जाएगा। तो टर्म की संख्या अगर बढ़ती चली जाए तो फैक्टर करना कठिन हो जाता है। हम सोच नहीं पाते कि उसको कौन से 2 नंबर या 3 नंबर या 4 नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिखें। जैसे आप जो है, जैसे मान लो इसका तुम डायरेक्टली लिख लोगे कि एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई, यहां डायरेक्टली लिखा हमने, लेकिन इसका आप डायरेक्ट नहीं लिख पाओगे। अब ये तो बड़े आसानी सोच ले कि एक्स इंटू वाई करेंगे तो एक्स वाई आएगा, लेकिन इसको तुम आसानी से नहीं सोच पाओगे कि हम कौन से 2 नंबर का या कौन से 2 टर्म का या कौन से 2 पॉलिनोमियल का इंटू करें जिससे ये वैल्यू आ जाए। तो इसके लिए फैक्टर के कुछ तरीके हैं, इनको हम देखेंगे। तो जैसे एक तरीका है कॉमन मेथड, ठीक है, ये हिंट है जिसके द्वारा हम फैक्टर कर सकते हैं। ठीक है, हिंट है ये क्या करने के लिए, फैक्टर करने के लिए। दूसरा है आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके फैक्टर करते हैं। और तीसरा है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, जैसे बड़े टर्म का फैक्टर ओरली हम नहीं कर सकते, तो उसके लिए कुछ हिंट है। क्या हिंट है, कॉमन मेथड का यूज करके बड़े टर्म का फैक्टर कर सकते हैं, आइडेंटिटी का यूज करके बड़े टर्म का फैक्टर कर सकते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का यूज करके बड़े टर्म का फैक्टर कर सकते हैं। तो इन चीजों को एक एक क्वेश्चन में देख करके हम प्रैक्टिस करेंगे और फिर समझेंगे कि कैसे हम इन मेथड से फैक्टर करते हैं। और हर जगह क्या होता है, जैसे इन तीनों मेथड में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर जगह काम करता है, वो सेटिंग। सेटिंग का मतलब ये है कि कौन से टर्म को किस टर्म के साथ लेना है। जैसे जब हम फैक्टर करने जाएंगे, चाहे कॉमन मेथड से करें या आइडेंटिटी करें या मिडिल टर्म से करें, तो हमको देखना होता है कि कौन कौन से टर्म को एक साथ लेना है। या कई बार ऐसा होता है कि हमको अपने तरफ से टर्म जोड़ने या घटाने पड़ते हैं। ठीक है, तो एक मैं मेथड अभी आपको समझा रहा हूं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे। तो अभी कॉमन मेथड हम देखते हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे और कैसे आइडेंटिटी का यूज करेंगे। वैसे मैंने यहाँ जो आइडेंटिटी क्लास 9th के सिलेबस में है उसका फार्मूला लिख दिया है। अभी अगर आपको याद नहीं है तो उसको याद कर लो, ताकि आइडेंटिटी का जब क्वेश्चन मैं बताऊं तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो कॉमन मेथड का कोई क्वेश्चन एक हम सेलेक्ट करते हैं। जैसे मान लो एक सिंपल सा क्वेश्चन लिए, x प्लस एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, तो इसमें क्या कॉमन है दोनों में, जैसे यहां से x और यहाँ एक्स स्क्वायर है तो दोनों से x कॉमन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई। तो अब देखो ये फैक्टर बन गया। कैसे जाने फैक्टर बन गया, तो ये x और x प्लस वाई के बीच में क्या है, इनटू का साइन है। ठीक है, तो ये इसका फैक्टर हो गया। तो वही ना हमने पढ़ा है कि फैक्टराइजेशन क्या होता है, किसी भी टर्म को मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में लिखना। तो इस टर्म को हमने मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में लिख दिया, ये इसका फैक्टर हो गया। तो इसी क्वेश्चन में अगर हम क्वेश्चन को बड़ा कर दें, टर्म की संख्या ज्यादा कर दें, तो फिर आप उसको कैसे लगाओगे। तो उसके लिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, फिर आपको बताता हूं कि कैसे उस क्वेश्चन को लगाओगे तुम। जैसे एक RS अग्रवाल का क्वेश्चन हम लेते हैं। से स्टूडेंट, जैसे एक क्वेश्चन है ये, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस एक्स माइनस ए माइनस 1। अच्छा, अभी हमने आपको बताया ना फैक्टर करने के 3 मेथड हैं, तो कैसे हम जानेंगे कौन से मेथड से करें। तो जब मैं आपको सारा मेथड पढ़ा लूंगा, कॉमन के बाद मिडिल टर्म स्प्लिटिंग और फिर आइडेंटिटी पढ़ा लूंगा, तो मैं बताऊंगा कि कैसे आप समझोगे कि कौन सी जगह पे कौन सा मेथड यूज होगा। तो फिलहाल इसको हम कॉमन मेथड से करेंगे। तो कॉमन मेथड में देखो क्या है कि सबसे पहले हमको टर्म देख लेना चाहिए, कितने टर्म है। तो देखो इसमें कितने टर्म है, 1 2 3 4 5 6। अब देखो अगर किसी पॉलिनोमियल में 2 टर्म है तो दोनों टर्म को एक साथ लेके फैक्टर करेंगे। अगर किसी पॉलिनोमियल में 3 टर्म है तो तीनों को एक साथ लेना पड़ेगा। किसी पॉलिनोमियल में 4 टर्म है तो यहां 2 प्रोसेस हो सकता है, या तो चारों को एक साथ लें या तो 2 को एक साथ लें। किसी पॉलिनोमियल में 5 टर्म है तो पांचों को एक साथ लेना पड़ेगा। किसी पॉलिनोमियल में 6 टर्म है तो हम इसको 3 तरीके से कर सकते हैं, 2 टर्म को एक साथ, फिर 3 टर्म को, फिर पूरा 6 को एक साथ। ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट क्या है
जैसे मान लो इसमें तुम पूछोगे कि कैसे हम जानेंगे कि दो दो को एक साथ लें या तीन तीन को या छह को, तो इसमें जैसे मान लो क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट जैसा रहेगा, जैसे मान लो कोई ऐसा कॉमन क्वांटिटी है जो सब में है तो हम वो छह से कॉमन ले सकते हैं, या किसी तीन को अलग और किसी तीन को अलग लेने से कॉमन मिल रहा है तो कॉमन हम तीन तीन का लेंगे, और दो दो को लेने से कॉमन मिल रहा है तो दो दो को लेंगे। तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको समझ में आता है। फिलहाल मैंने आपको ये बताया कि टर्म की संख्या जैसे मान लो इवन है तो इवन में जैसे मान लो 4 है तो दो दो या 4 का इकट्ठा ले सकते हैं, और 3 है तो फिर क्या करोगे, 2 को एक साथ लोगे और 1 को अलग करोगे तो फिर वो 1 कहाँ जाएगा, ठीक है, तो फिर उसका फिर फैक्टराइजेशन हो नहीं पाएगा। तो जहां 3 टर्म है तीनों को एक साथ लेना पड़ेगा। तो यहां जो है ना हम दो दो को एक साथ लेके देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन देखो लगाने का ऐसा नहीं कि हम इसको रटा रटाए तरीका कर दे, ठीक है, लगा रहे नहीं होगा तो हम दूसरे तरीके से आजमा के देखेंगे, तभी तो आदमी सीखता है। अब पहली बार में सही लगा लो, या मतलब तुम ये चाहो कि हम क्यों नहीं पहले ही समझ जा रहे हैं इसको, तो लगाते लगाते ही आता है। तुम गलत लगाओ, गलत लगा के देखो, गलत होगा तो अपने आप जान जाओगे सही तरीका क्या है। तो यहां देखो, चलो मैं इन दो टर्म को एक साथ लेता हूं, ठीक है, इन दोनों टर्म को एक साथ लेता हूं, तो यहां से क्या कॉमन होगा, एक्स स्क्वायर, क्या बचेगा यहाँ क्या बचेगा, -1। जब एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे, अच्छा आपको पता है ना मल्टीप्लाई में पावर ऐड होते हैं, तो देखो यहाँ 2 और यहाँ 1 3 हो गया, यहाँ 2 और यहाँ 1 है तो फिर यही रह जाएगा, मतलब 1 में एक्स स्क्वायर के इंटू करेंगे तो एक्स स्क्वायर ही बचेगा यहाँ। अब आगे का काम क्या करना है, जैसे एक जगह क्या ब्रैकेट में मिला x-1, तो कॉमन मेथड में यही देखना होता है कि अगर यहाँ ब्रैकेट में x-1 आया है तो हर जगह x-1 आना चाहिए। तो उससे क्या होगा, हर जगह x-1 आएगा तो अगले स्टेप में वही चीज कॉमन हो जाता है। ये नहीं कि यहां ब्रैकेट में कुछ और है, यहां ब्रैकेट में कुछ और है, तो फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में तुम जब कॉमन लेने जाओगे तो फिर कॉमन नहीं हो पाएगा। तो आगे का जो बाकी बचा 4 नंबर है इनको इस तरह से अरेंज करोगे। अब इसमें दो दो नंबर एक साथ ले रहे हैं तो अब आगे 4 नंबर और बचे हैं, तो दो दो नंबर को कैसे अरेंज करें, तो बाकी दो दो नंबर को इस तरह से अरेंज करोगे कि हर जगह ब्रैकेट में यही आए। तो जैसे मान लो ax के साथ अगर हम x को ले लेंगे तो देखो यहां ब्रैकेट में एक प्लस है एक माइनस है, ये दोनों प्लस हैं तो आएगा ही नहीं माइनस, ठीक है। तो तुम क्या करो, ax के साथ माइनस ए लो, तो ax के साथ जब माइनस ए ले लेंगे और इस प्लस x के साथ इस -1 को लेंगे तो अब कॉमन करोगे ना तो हर जगह ब्रैकेट में x-1 आएगा, ठीक है। अच्छा चलो एक गलती करके दिखाते हैं, चलो इन दोनों को एक साथ लेते हैं, तो इन दोनों को एक साथ लोगे तो क्या कॉमन बनेगा, x, यहां क्या बचेगा a, यहां क्या बचेगा 1, तो क्या गलती हुई, यहां ब्रैकेट में x-1, यहां ब्रैकेट में a+1। तो यही तुमको मैं बता रहा था कि जब एक कॉमन हर जगह नहीं बनेगा तो नेक्स्ट स्टेप में कॉमन नहीं ले पाओगे, तो ये चीज ध्यान देना। अब इसके अकॉर्डिंग अरेंज करोगे तो इसके लिए हमको ax के साथ -a लेना पड़ेगा और प्लस x के साथ -1 लेना पड़ेगा। अब यहाँ कॉमन x-1 हो गया, इन दोनों में क्या कॉमन लेंगे, +1। अच्छा साइन का भी ध्यान देना है, जैसे देखो यहाँ x पॉजिटिव है और यहाँ 1 क्या है, निगेटिव है, तो पहला x के साथ पॉजिटिव होना चाहिए और 1 के साथ निगेटिव होना चाहिए। तो वैसे देखो यहाँ x के साथ पॉजिटिव है और यहां भी x के साथ पॉजिटिव है, तो यहां हमको साइन नहीं बदलना है, यहां x पॉजिटिव और 1 क्या है, निगेटिव, यहां भी x क्या है, पॉजिटिव, तो यहां साइन बदलने की जरूरत नहीं है। तो जब साइन नहीं बदलना होता तो प्लस कॉमन लेते हैं, और जहां साइन बदलना होता है हम माइनस कॉमन लेते हैं। तो यहां हम +a कॉमन लेंगे तो x-1 आ जाएगा। यहां भी देखो x पॉजिटिव 1 निगेटिव, यहां भी x पॉजिटिव यहां 1 निगेटिव, तो यहां कुछ भी नहीं कॉमन है तो हम +1 या प्लस साइन केवल कॉमन ले लेंगे, 1 भी यहां लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ प्लस साइन कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x, और यहाँ क्या बचेगा -1। जिसको मन करे वो यहाँ 1 लिख सकता है, लेकिन यहाँ 1 लिखने की जरूरत नहीं है। बस ध्यान क्या देना है, हर ब्रैकेट में एक ही चीज आनी चाहिए और इसी के अनुसार हम टर्म्स को अरेंज करते हैं। अगर ये ध्यान में नहीं रखोगे तो कॉमन नहीं कर पाओगे। अब हर जगह से क्या कॉमन होगा, x-1 कॉमन होगा, तो यहाँ क्या बचेगा x², यहाँ क्या बचेगा +a, यहाँ क्या बचेगा +1। अरे यहाँ x-1 ले लिए तो क्या बचा, x² केवल बचा, यहाँ x-1 ले लिए तो क्या बचा +a, यहाँ x-1 ले लिए तो क्या बचा +1। अब इसके आगे इसका फैक्टर नहीं हो पाएगा तो ये हमारा फैक्टर कंप्लीट हो गया। अगर इसके आगे फैक्टर होता तो हम और भी फैक्टर करते, ठीक है। तो अभी बस इतना ही इस वीडियो में, आगे जब वीडियो हम बनाएंगे तो उसमें और आपको क्लियर करेंगे और बहुत सारे अलग अलग तरह के क्वेश्चन लगा के मैं आपको आइडेंटिटी और कॉमन मेथड में भी कुछ क्वेश्चन और फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से समझाऊंगा, आपको फैक्टर अच्छे से आ जाएगा। ओके स्टूडेंट।